Hello students, this is CA Yashoda Sharma from My Future Academy. Coming to the fourth part, industrial sector on the eve of independence. Previous वीडियो में हमने एग्रीकल्चर सेक्टर ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस देखा था कि भाई एग्रीकल्चर की क्या हालत थी इंडिपेंडेंस के टाइम पे. सो अब हम देखेंगे कि इंडस्ट्रियल सेक्टर की क्या हालत थी. अगर हम इस टॉपिक को नहीं भी पढ़े तो हमने ये चीज़ देखा था कि किस तरीके से जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने किस तरीके से हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर को एक्सप्लॉइट किया था. और वही जिस तरीके से अगर एक्सप्लॉइट किया गया है तो वो कंडीशन हमारी यहाँ पर आ जाएगी. सो स्टार्ट करते हैं. सिस्टमैटिक डी इंडस्ट्रियलाइजेशन. डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को धीरे धीरे करके ख़त्म करना. इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ बढ़ाना, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब इंडस्ट्रीज़ धीरे धीरे ख़त्म करना. तो जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने बहुत ही स्मार्टली, बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से इंडिया के इंडस्ट्रीज़ को ख़त्म किया. सो किस तरीके से? डीके ऑफ हैंडीक्राफ्ट. एक जगह पे वो लोग हैंडीक्राफ्ट को डीके कर रहे थे और एक जगह पे वो मॉडर्न इकोनॉमीज़ की ग्रोथ को रोक रहे थे. राइट. तो यहाँ पर हैंडीक्राफ्ट भी ख़त्म हो रहा है और दूसरी तरफ जो मॉडर्न इकोनॉमीज़ डेवलप होने वाली थी उसकी ग्रोथ को भी रोक रहे थे. ठीक है. सो मॉडर्न इकोनॉमी, मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ किस तरीके से, जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने खाली 4 इंडस्ट्रीज़ पर फोकस किया. कम्युनिकेशन, पावर, रेलवे, पोर्ट्स. इन चारों चीज़ों पे फोकस किया मेनली. क्यों? क्योंकि ये जो चारों इंडस्ट्रीज़ थी वो इंडस्ट्रीज़ ब्रिटिशर्स को काम में थी. जैसे कम्युनिकेशन, जैसे अपन ने डिस्कस किया कि कोई भी चीज़ अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करनी है ब्रिटेन में तो वो कम्युनिकेशन के थ्रू होगा. रेलवे के थ्रू ही हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट करेंगे. और पावर. ये सारी चीज़ें ही गवर्नमेंट ने उस टाइम पे डेवलप की. उसके अलावा जो बेसिक इंडस्ट्रीज थी वो सारी की सारी डेवलप नहीं की गई. डिके ऑफ हैंडीक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो बाय डिस्क्रिमिनेटिंग टैरिफ पॉलिसी हमने देखा कि एक्सपोर्ट पे बहुत ज़्यादा उन्होंने टैरिफ पॉलिसी लगाया था, दैट इज़ टैक्सेस लगाए थे, और इम्पोर्ट पे टैक्सेस हटा दिए गए. सो ये डिस्क्रिमिनेट किया टैरिफ पॉलिसी में. सेकेंड, कॉम्पिटिशन फ्रॉम मशीन मेड गुड्स. अब एक तरफ है हमारे हैंडीक्राफ्ट गुड्स, दूसरी तरफ है मशीन मेड्स गुड. तो मशीन मेड गुड क्योंकि ईजी थे बनाने में और चीप थे, इजीली अवेलेबल थे, इसीलिए हमारे इंडियन के लोग ने भी मशीन मेड गुड परचेज़ करना शुरू किया. तो अब यहाँ पर हमारे हैंडीक्राफ्ट वाले जो थे वर्कर्स, उनको ऐसे मशीन मेड गुड के साथ कंपटीशन करना पड़ रहा था और वो उस कंपटीशन में स्टैंड नहीं कर पाए. थर्ड, न्यू पैटर्न ऑफ डिमांड. अब क्योंकि वहाँ से फिनिश गुड्स का जो गुड्स थे उनका पैटर्न चेंज हो गया. पहले की जो क्लोथिंग स्टाइल थी वो अलग थी, लेकिन अब जो ब्रिटिश से गुड्स आ रहे थे वो क्लोथ्स अलग आ रहे थे. लोगों का रहना, खाना पीना सब धीरे 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 करके चेंज होने लगा. सो यहाँ पर हमारे जो डिमांड थी लोगों की, जो पैटर्न था डिमांड करने का, वो एकदम से अलग हो गया. इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवे. अब क्योंकि रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ तो ये एक तरीके से हमारे लिए अच्छा भी था, राइट. लेकिन हमारे लिए अच्छे के लिए हमारे ये ब्रिटेन ने नहीं किया था, खुद के फ़ायदे के लिए रेलवे इंट्रोड्यूस की थी ताकि वो अपने गुड्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सके. सो ये एक तरीका था कि जिस तरीके से उन्होंने हमारे जो इंडस्ट्रीज़ थी उसको डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया. नेक्स्ट, फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. 3 चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लॉइट किया. सो यहाँ पे इंडिविजुअली वो समझा रहे हैं. मैंने यहाँ पे नोट्स में बहुत ही क्रक्स लिया है. सो खाली इतना लिख कर आओगे तो उससे काम नहीं चलेगा. ये टू नो कि उस टॉपिक में क्या है, क्या कंटेंट है, लेकिन आपको पूरा चैप्टर, पूरे टॉपिक्स थरली रीड करने हैं. एग्ज़ाम के लिए आपको टेक्स्ट बुक की लैंग्वेज प्रॉपरली लिखनी पड़ेगी. स्टार्ट करते हैं. फॉरेन ट्रेड अंडर ब्रिटिश रूल. सो डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी. अगेन यहाँ पे डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी हुआ. क्यों? वही कि फॉरेन एक्सपोर्ट इंपोर्ट की ड्यूटीज़ अलग थी. नेट एक्सपोर्टर प्राइमरी प्रोडक्ट. हमने ये भी देखा कि जो एक्सपोर्ट किया जा रहा था वो सारे के सारे प्राइमरी गुड्स ब्रिटेन में एक्सपोर्ट किए जा रहे थे. मैन्युफैक्चर पूरा ब्रिटेन में हो रहा था और यहाँ से फिनिश गुड्स हमारे इंडिया में आ रहे थे. तो हमारा जितने भी प्राइमरी गुड्स थे, रॉ मटेरियल था, वो इंडिया से खाली होता गया और महंगे में हमारे पास फिनिश गुड्स आ रहे थे, जिस वजह से हमारी इंडस्ट्रीज़ भी ख़राब हो गई और हमारा जो ट्रेड था वो भी एकदम ख़राब हो गया. मोनोपोली कंट्रोल ऑन इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड.
पूरा का पूरा कंट्रोल ब्रिटेन ने ले लिया। यहाँ से जितना भी एक्सपोर्ट होता था 55 to 60% ब्रिटेन में ही जाता था। क्यों वो ब्रिटेन में लेकर जाते थे? ताकि चीप में रॉ मटेरियल्स लेके जाए, उसको प्रोसेस करे और बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर इंडिया में उसको बेचे। तो मोनोपोली थी ब्रिटेन की इंडिया के रॉ मटेरियल पे, इंडिया के गुड्स पे। सरप्लस ट्रेड टू बेनिफिट ब्रिटिश। हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो सरप्लस ट्रेड, दैट इज़ हमारे एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होते हैं तो वो कंट्री के लिए अच्छा होता है, राइट। सो ब्रिटिशर्स ने एक्सपोर्ट ज़्यादा किया, किन चीज़ों का? रॉ मटेरियल्स का। इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट किया कि हमारा सरप्लस ट्रेड आया, बैलेंस ऑफ ट्रेड, हमारा जो ट्रेड था वो अच्छा था। लेकिन वो किसके लिए अच्छा था? ब्रिटिशर्स के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ से रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस और जो भी रॉ मटेरियल्स था, जो कॉटन थी, वो सारे यहाँ से खाली हो चुके थे। कॉटन, यार्न, वूल, सारी चीज़ें जा रही थी ब्रिटिश में, ये सारा कन्वर्ट हो रहा था रेडीमेड गारमेंट्स में, और यहाँ पर जो इंडिया में है वो रेडीमेड गारमेंट्स की सेल हो रही थी, राइट। सो ये था, इस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे फॉरेन ट्रेड को ख़राब किया। डेमोग्राफिक प्रोफाइल मतलब कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इंडिया के उस टाइम के अगर हम बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट। बर्थ भी बहुत ज़्यादा थे और डेथ भी बहुत ज़्यादा थी। तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? नहीं, क्योंकि जो बर्थ रेट थी वो बच्चे पैदा हो रहे थे, भाई जो बर्थ होगी वो तो चिल्ड्रन की होगी, लेकिन जो डेथ हो रही थी वो खाली चिल्ड्रन की नहीं, इसमें ऐसे लोग भी इंक्लूडेड थे जो कि अर्निंग लोग थे, राइट। सो एक तरफ यहाँ पे चाइल्ड की बर्थ होता जा रहा है और दूसरी तरफ जो अर्निंग पीपल है, जो फैमिली के, उनकी डेथ हो रही है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा था? पॉवर्टी इंक्रीज़ हो रही थी, क्योंकि बच्चे तो ज़्यादा होंगे लेकिन कोई भी फैमिली में अर्न करने के लिए नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या हुआ? डिपेंडेंसी बढ़ी और पॉवर्टी इंक्रीज़ हुई। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट मतलब कि डेथ ऑफ चिल्ड्रन बिलो 1 ईयर। 1 साल से पहले ही अगर कोई चिल्ड्रन मर जाता है तो उसको इन्फेंट मोर्टालिटी रेट बोलते हैं। उस टाइम पे आउट ऑफ 1218 चाइल्ड की डेथ होती थी, लेकिन नाउ इट इज़ 34। येट टू इम्प्रूव, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत इम्प्रूव हो गया है। लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट कि एक इंसान कितना जिएगा, तो उस टाइम पे ओनली 32 ईयर्स की लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, लेकिन नाउ इट इज़ 68। लिटरेसी रेट, कितने पढ़े लिखे हैं, तो उस टाइम पे लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते थे। मेन 16% और विमेन 7%। इतनी पूरी पॉपुलेशन में 100 आउट ऑफ 100% खाली 16% मेन वर लिटरेट एंड ओनली 7% वीमेंस वर लिटरेट। ये सारे आपको जो मार्क्स है वो ये सारे जो फैक्ट्स है वो लिखने पर ही मिलेंगे। ऐसे ही खाली अगर आप एक्सप्लेनेशन करके आओगे तो उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे, आपको सारे फैक्ट्स लिखने पड़ेंगे, स्पेसिफाई करने पड़ेंगे। नेक्स्ट, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। 3 ही ऑक्यूपेशन थे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, दैट इज़ एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज़ एंड सर्विस सेक्टर। सो प्राइमरी में जो वहाँ के लोग, इंडिया के जो लोगों का था, वो प्राइमरी प्रिंसिपल सोर्स था एग्रीकल्चर। 72% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थी। 72% इन्वॉल्व होने के बावजूद भी यहाँ की प्रोडक्टिविटी अच्छी नहीं थी। हमने देखा इसका रीज़न ज़मींदारी सिस्टम। सो 72% पॉपुलेशन हमारी एग्रीकल्चर में इंक्लूड होने के बाद भी हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा प्रोडक्शन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इंडस्ट्रीज़ एज अ ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर 10% जो टोटल पॉपुलेशन थी वो इंडस्ट्रीज़ में थी, जो कि बेसिक इंडस्ट्री तो फिर भी नहीं थी। कम्युनिकेशन, रेलवे, पोर्ट, राइट, और एंड पावर, ये सारी इंडस्ट्रीज थी जिसमें हमारे 10% ऑफ पॉपुलेशन वर इंक्लूडेड। टर्शरी सेक्टर, सो जो बचे कुचे हैं वो टर्शरी सेक्टर। अब कोई ज़रूरी नहीं है कि हर कोई एम्प्लॉयड हो, सो ये फिगर 16% भी हो सकते हैं, 17 भी और 15% भी, क्योंकि 100 की अगर हम पॉपुलेशन माने तो हर कोई एम्प्लॉयड नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं टोटल एम्प्लॉयड, हर वो इंसान काम कर रहा है। काम करने वाले कितने लोग किस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो क्योंकि हमारे इन तीनों सेक्टर में इतना ज़्यादा अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन था, इतना ज़्यादा अनबैलेंस्ड ग्रोथ था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में बैकवर्डनेस आया और इनइक्वालिटी आई। इनइक्वालिटी हर कोई टर्म्स में, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम, इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ जस्टिस, कोई भी तरीके की इनइक्वालिटी हो, तो इस चीज़ की वजह से हमारी कंट्री में इनइक्वालिटी आने लगी।
इंफ्रास्ट्रक्चर, सो बेसिकली यहाँ पे 4 चीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हुआ। अगर हम देखेंगे तो ये चारों चीज़ जो यूज़फुल थी वो ब्रिटिशर्स के लिए ही थी। अगर कोई चीज़ ब्रिटिशर्स के लिए यूज़फुल नहीं है तो उन्होंने कोई भी चीज़ पे फोकस नहीं किया। जैसे रेलवेज़ क्यों यूज़ करते थे? फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिनिश गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन टू इंडिया, यानी ब्रिटेन से इंडिया लाने में वो रेलवेज़ यूज़ करते थे। इंडिया से ब्रिटेन तक एक्सपोर्ट करने के लिए वो पोर्ट्स यूज़ करते थे, दैट इज़ मेनली सी पोर्ट्स। और पोस्ट एंड टेलीग्राम एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कि भाई अभी इतना सारा काम है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, तो इसके लिए एडमिनिस्ट्रेशन का काम तो करना पड़ेगा। सो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए पोस्ट एंड टेलीग्राफ को डेवलप किया गया। एंड लास्टली इस रोड, पोर्ट्स तक अगर रॉ मटेरियल्स पहुंचाने हैं तो हमें रोड्स की भी ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए रोड्स का भी डेवलपमेंट किया गया फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ रॉ मटेरियल टू द पोर्ट्स। सो ये हमारा हो गया 8 टॉपिक्स। यहाँ पर एक और टॉपिक है कि किस तरीके से जो ब्रिटिशर्स थे हमारे लिए हेल्पफुल रहे। तो वैसे तो अगर हम देखें तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने फ़ायदे के लिए बनाई थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमें इसका आज वो फ़ायदा देखने को मिल रहा है। जैसे रेलवेज़ है, तो आज इतना बड़ा हमारा रेलवे सिस्टम है वो ड्यू टू ब्रिटिशर्स, क्योंकि उन्होंने आके ये चीज़ को स्टार्ट किया। हमारी जो रोड्स है, हमारा जो पोस्ट एंड टेलीग्राफ है, हमारे जो पोर्ट्स है, तो उस टाइम पे इतना डेवलप हो चुका था, उसको आगे आगे हमने और ग्रो किया और डेवलप किया, लेकिन ये सारी चीज़ें हमें मिली बिकॉज ऑफ ब्रिटिशर्स। वैसे कोई भी चीज़ जस्टिफाई नहीं कर सकती कि ब्रिटिशर्स ने आके हमारे लिए कुछ अच्छा किया, लेकिन फिर भी अगर हम कुछ देखें कि क्या हमें फ़ायदा हुआ है, सो दीज आर द थिंग्स विच आर बेनिफिशियल, विच आर हेल्पफुल टू द इंडियंस। सो यहाँ पर हमारा चैप्टर 1 ख़त्म होता है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस।